हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार बजट 2026-27। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर वीडियो सीरीज़ है वो डिस्कस कर दिया था, वो आप लोग देख सकते हो। और उससे पहले आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे तथ्य संग्रह जो है ये डिस्कस कर लिया था, आईएएस वैली भी डिस्कस कर ली थी, और एडिटोरियल करंट अफेयर्स मैगजीन जो है जो लेटेस्ट है वो भी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पे आप देखोगे बिहार बजट 2026-27 देखेंगे। इस बजट में ये थोड़ा लेक्चर जो है थोड़ा लंबा इसलिए रहेगा क्योंकि देखो एक एक टर्म, स्मॉल टर्म जो है बजट एज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये लेक्चर वीडियो सीरीज है जो थोड़ा इलाबोरेटेड फॉर्म में, मतलब थोड़ा लंबा है। आप प्लीज़ इसको पूरा देखने की कोशिश करोगे, इससे आपको बहुत सारा स्कीम्स जो होता है ना वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वो आपको रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ जितना भी इकोनॉमिक्स का टर्म है ना वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। आपको इकोनॉमिक्स का टर्म पूरा क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, मतलब पूरा आंसर करने के लिए, है ना। चलो यहाँ पे हम लोग ना बिहार बजट देख लेते हैं। सबसे पहले देखो बिहार बजट आप देखोगे ना तो बहुत थॉरली देखना है। सिर्फ 1 से 2 पेज इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग 10 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप थॉरली याद कर लोगे टिप ऑफ द टंग में, है ना। देखो यहाँ पे बिहार बजट को प्रेजेंट किया गया था February 3, 2026 को, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इकोनॉमिक सर्वे एज एन हम लोगों ने अपलोड किया है, वो कब पब्लिश किया गया था, मतलब लाया गया था 2 फरवरी को। यहाँ पे बिहार बजट कब लाया गया है 3 फरवरी 2026 को, फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव, किनके द्वारा, तो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव। यहाँ पे देखोगे इसका ये अलाइन किया गया है किस विजन्स के साथ, तो ये विजन है यहाँ पे देखोगे 7 निश्चय 3 का विजन है जो फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स पे, एजुकेशंस पे, वुमेन एम्पावरमेंट में, एग्रीकल्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और वेलफेयर ऑफ कॉमन सिटीजन्स में, ठीक है। ठीक है, अगर ये नहीं भी याद रहता तो कोई बात नहीं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखोगे टोटल बजट आपको बिल्कुल कंठस्थ याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल बजट कितना है आप देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 3,47,589.76 करोड़, कितना, 3,47,589.76 करोड़, ये है आपका बजट, जो कि आप देखोगे इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से। तो कितना बढ़ा है, तो 30,694 करोड़। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 3,47,589.76 करोड़ जो है वो 30,000 ज़्यादा है पिछले साल के बजट से, 2025-26 के बजट से ये 30,000 ज़्यादा है, ये कह रहा है। और अगर परसेंटेज में इंक्रीज देखोगे तो वो कितना है, तो 9.68%, कितना, 9.68%। यहाँ पे आप देखोगे बिहार का ग्रोथ रेट देखोगे तो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट देखा गया, कितना प्रोजेक्ट, मतलब कितना स्पीड से ये चल रहा है, तो प्रोजेक्ट हुआ है यहाँ पे 14.9%। प्रोजेक्टेड कितना है, तो ये प्रोजेक्टेड है, मतलब इतना बता रहा है कि इतना का स्पीड से वो ग्रोथ होगा बिहार में। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कितना हुआ है, तो 13 पॉइंट कुछ है, कितना है, 13.1% शायद, है ना, वो भी हम लोग ने यहाँ पे देखा है, अभी देख लेंगे। यहाँ पे देखोगे बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है एक डेवलपमेंट मॉडल में, जो बिल्ड किया जाता है 5 पिलर के साथ। 5 पिलर कौन सा है, तो पहला है आप देखोगे नॉलेज, क्या है, नॉलेज। उसके बाद दूसरा क्या है, इंटीग्रिटी। उसके बाद साइंस। उसके बाद एस्पिरेशंस। उसके बाद रिस्पेक्ट, ठीक है, ये सब क्या है। तो आप देखोगे, मतलब देखो अगर हिंदी में बोल दूं तो एज एन एजुकेशंस बोल रहा है, नॉलेज बोल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हिंदी में अगर आपको पता होना चाहिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, उद्योग, ये सब के बारे में बेसिकली ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब ये सब प्रायोरिटी एरिया बोला जा रहा है, उसमें ये प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब देखोगे 3 संकल्प लिया गया है, 3 की कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट को क्या बोला गया है, संकल्प बोला गया है। तो संकल्प में ये क्या बोलता है, देखोगे यहाँ पे कि डबल करना है पर कैपिटा इनकम को। तो पर कैपिटा इनकम को मतलब प्रति व्यक्ति का आय जो है ना उसको दुगना करना है, इसका ये एम है, क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो दुगना करना है। तो एम क्या करना है, तो डबल करना है यहाँ पे स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, कितना, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में यहाँ पे डबल करना है इनकम को। साथ ही साथ देखोगे जनरेट करना है 1 करोड़ जॉब, कितना, तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल 1 करोड़ जॉब एज एन 10 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, कितना, 10 मिलियन अपॉर्चुनिटी, 10 मिलियन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेके आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ दिया हुआ है, तो एम्पावर वुमेन, तो ये स्ट्रेंथन करना है वुमेन को थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स के साथ। कैसे, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स के साथ इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लाना है। अब देखो हम लोग यहाँ पे ना बेसिक, मतलब इम्पॉर्टेंट
यहाँ पे बजट में हम लोग आ गए हैं कि देखो ये सब ना जितना भी डेटा है आपको पता होना चाहिए। जैसे टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो फाइनेंशियल ईयर मतलब बेस ईयर आप देखोगे यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर में, तो 2026-27 में तो टोटल बजट कितना है, तो ये आपको समझ में आ रहा है टोटल बजट ये क्या बोल रहा है। तो कुल व्यय मतलब सरकार पूरे वर्ष में कुल कितना पैसा खर्च करेगी, तो सरकार जो है कुल वर्ष में इतना पैसा जो है खर्च करने के लिए, मतलब इतना पैसा उसके पास है खर्च करने के लिए, तो वो कितना है 3,47,589, सही बोला ना, हाँ 3,47,589.76 करोड़, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.48 लाख करोड़ है। यहाँ पे देखोगे इस 3,48,000 लाख करोड़ मतलब 3.48 लाख करोड़ में ना, यहाँ पे देखोगे स्कीम के एक्सपेंडिचर में कितना पैसा आवंटन किया गया है, तो 1.22 लाख करोड़। उसके बाद 7 निश्चय 3 में आप देखोगे जो कि 2025 से लेके 30 इसका आप देखोगे ईयर है ना, तो ये 14,800 करोड़। और स्टैब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर में कितना है, तो 2.25 लाख करोड़। वहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आ रहा हो, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डे टू डे में आप कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है। हिंदी में अगर इसको मैं बोल दूं तो सरकार के दैनिक कार्यों पर खर्चा होने वाला पैसा को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में सैलरी हो गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ टीचर, पुलिस या फिर पेंशन हो गया। सरकार अपना बिल्डिंग में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा करता होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ होगा, ठीक है, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, मतलब हिंदी क्या होता है, तो यहाँ पे राजस्व व्यय, ठीक है, हो सकता है मैं, हाँ सही लिखा है मैंने, राजस्व व्यय। ये क्या कहता है, तो कितना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,84,133.92 करोड़, जो कि 2.84 लाख करोड़ है। जो कि आप देखोगे अपने बजट का वो कितना खर्चा कर देता है तो अपने पर, तो 81.7874%, कितना 81.74%, जिसमें आप देखोगे सैलरी कितना देता है, मतलब अपने एम्प्लॉय को वो सैलरी देता होगा, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको पैसा देता होगा, तो सैलरी में 96,128 करोड़। ग्रांट फॉर नॉन सैलरी, ग्रांट फॉर नॉन सैलरी में आप देखोगे वो कितना खर्चा करता है, तो 49,838 करोड़। ग्रांट फॉर एसेट क्रिएशन, कोई एसेट मतलब कहीं पे खर्चा करता होगा, ऐसे जगह कोई मान लो मशीन लगा रहा है जो बाद में चल के वो क्या करेगा, वो हमें ही पैसा ला के मतलब कमा के देगा, तो उसमें 24,400 करोड़। पेंशन में कितना खर्चा करता होगा 35,170 करोड़। और इंटरेस्ट पेमेंट में मतलब कहीं से भी अगर वो लोन लिया है तो उसमें ब्याज देता होगा, तो 25,363 करोड़, कितना 25,363 करोड़, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इतना पता चल गया कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 3,47,589 करोड़, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 2,84,133.92 करोड़। वहीं पे आप यहाँ पे देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये कहता है कि टोटल हम लोग पैसा जो खर्चा कर रहे हैं ना, वो ऐसा जगह खर्चा कर रहे हैं जो क्रिएट कर रहा है लॉन्ग टर्म एसेट्स को। क्या क्रिएट कर रहा है, मैं दोनों में लिख दूंगा हिंदी और इंग्लिश में भी, तो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट कर रहा है ना, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसमें जैसे कि मान लो पूंजीगत व्यय होता है ना, जिसमें हम लोग पूंजी लगा रहे हैं, वह खर्चा जिससे स्थायी परिस्थितियाँ बनती हो, मतलब एसेट्स बनता हो और भविष्य में आर्थिक विकास होता हो, क्या होता हो भविष्य में, फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी को मतलब इंक्रीज करता हो, उसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि मान लो ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, ये सब काम करते हैं जो आगे चल के हम लोग को फायदा करेगा। तो उसमें कितना खर्चा किया जाता है, तो 63,455.84 करोड़, जो कि 0.63 लाख करोड़ है, जो 18.26% है। तो आपको इसमें से तीनों याद रहना चाहिए, है ना, कि टोटल बजट कितना है, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2.84 लाख करोड़ है, और वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, तो 0.63 लाख करोड़ है। टोटल रिसीप्ट देखोगे, टोटल रिसीप्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे टोटल रिसिप्ट जो बोल रहा है, तो कुल प्राप्तियाँ, मतलब टोटल रिसिप्ट का मतलब होता है टोटल मनी रिसीव्ड बाय बिहार गवर्नमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, ठीक है, मतलब सरकार पूरे वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाला कुल पैसा कितना है, कोई भी स्रोत हो, ठीक है। तो देखोगे टोटल रिसिप्ट जो है वो कितना है, तो 3,47,752.60 करोड़ है, कितना है, तो 3.48 लाख करोड़ मान सकते हो। जिसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो बोलता है ना, तो ये बोलता है कि रेगुलर इनकम ऑफ गवर्नमेंट दैट डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में। मतलब यहाँ पे देखोगे कि वो प्राप्त सरकार कोई पैसा या मतलब कोई नया कर्ज नहीं आता, मतलब देखो राजस्व प्राप्तियाँ
सरकार की नियमित आय होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली इनकम है, क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो रेगुलर इनकम है, जिसमें आप देखोगे सरकार पर कोई नया कर्ज नहीं आता, मतलब कोई कर्ज से नहीं है, ऐसे कोई इसको कमा के पैसा ला रहा है, ठीक है, कोई तरह का इसका इनकम है। तो वो कितना है, तो 2,85,277 करोड़। जैसे देखो रिसिप्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जैसे आपको पता होगा ना, सबसे पहले क्या आया था, वाई वी रेड्डी आए थे, है ना, उसके बाद एन.के. सिंह कमेटी आया था, फिर ये 14 फाइनेंस कमीशन है वाई वी रेड्डी, 15 फाइनेंस कमीशन एन.के. सिंह है, और यहाँ पे आप देखोगे 16 फाइनेंस कमीशन कौन है, अरविंद पनगड़िया। तो यहाँ पे आप देखोगे वाई वी रेड्डी ने क्या बोला था, 14% मतलब 42% जो है वो सेंट्रल का शेयर जो है वो स्टेट को जाएगा। उसके बाद उसको कम कर दिया गया था जब कश्मीर एज एन न्यू स्टेट बन गया था, है ना। तो वो कितना कम हो गया था, 41% हो गया था। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे 41% शेयर जो है वो सेंट्रल का तो स्टेट के पास आता है। तो वो स्टेट का जो सेंट्रल का 41% जो है ना, तो वो बिहार का कितना है, तो 2,10,074 करोड़, कितना है, 2,10,074 करोड़। ये स्टेट्स का शेयर जो है वो सेंट्रल टैक्सेस से है, वो कितना है, यहाँ पे देखोगे जो रेवेन्यू रिसीव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और शेयर का मतलब स्टेट का शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस जो है वो 1,58,178 करोड़, कितना, 1,58,178 करोड़ है, ठीक है। मतलब देखो ये क्या कह रहा है कि स्टेट का अपना कमाई होगा, तो वो कमाई जो है वो कितना है, तो 1,58,178 करोड़ जो सेंट्रल टैक्सेस से है। और ग्रांट इन एड मतलब वैसा पैसा ना, ग्रांट इन एड उसको बोला जाता है जो ना वापस लौटाना नहीं पड़ता है, ग्रांट दे दिया गया है, तो वो कितना है, तो 51,895.80 करोड़। तो दोनों मिला के यहाँ पे 2,10,074 करोड़ होता है। स्टेट का अपना रेवेन्यू देखोगे तो स्टेट अपने से कितना पैसा कमाता है, तो 65,800 करोड़, कितना, 65,800 करोड़, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि राज्य की अपनी आय कितनी है, ओन रेवेन्यू, तो 65,800 करोड़। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा वसूल गए करों में से बिहार को उसकी निर्धारित हिस्सा, है ना, निर्धारित हिस्सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स एंड गिव्स बिहार गवर्नमेंट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल शेयर, तो वो कितना है, 1,895 है, ठीक है। और ऊपर वाला आप ये देख सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे स्टेट्स का नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या होता होगा, देखो मतलब इनकम अदर देन टैक्सेस, मतलब करों के अलावा सरकार का अन्य कमाई होगा, जैसे कहीं पे फाइन लगा दिया, है ना, फाइन लगा रहा है तो उससे पैसा आ रहा है, कहीं मान लो माइनिंग का रॉयल्टी पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो हो गया। या फिर देखोगे रेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया, तो वो जो है स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। पूरा डिटेल में मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत कम ही कहीं ऐसा होता है कि पूरा डिटेल में बताया जाता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना डिटेल में हो सके मैं बता दूँ। तो वो कितना है, तो 9,402 करोड़ है। वहीं कैपिटल रिसिप्ट आप देखोगे, ये क्या हो गया हमारा ऊपर वाला, ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपको क्या बताया, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपका क्या है, तो वो अमाउंट है जो रेगुलर इनकम ऑफ द, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट आर द रेगुलर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनाता हो, मतलब हम कोई ऐसा पूंजी खर्चा नहीं कर रहे जो आगे जाके हमको कमाई होगा, बस हमको पैसा कमाई में आ रहा है। तो कमाई कैसे आ रहा है, कुछ सरकार हमको खुद दे रही है, कुछ हम खुद से कमा रहे हैं, मतलब स्टेट खुद से कमा रहा है, और कुछ बिना मतलब एज इन कोई बिना टैक्स लगाए हमारे पास पैसा आ जा रहा है। वहीं कैपिटल रिसिप्ट देखोगे तो वैसा पैसा, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो होता है कि जो लाइबिलिटी क्रिएट करता हो और जो रिड्यूस करता हो हमारे एसेट को, लोन रिकवरीज, ठीक है, मतलब पूंजीगत प्राप्तियां जो है ना, वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो सरकार पर देनदारी मतलब कर्ज बढ़ती है या उनसे परिस्थितियां कम होती हैं, उस तरह का परिस्थितियां कम होती हैं। जैसे देखो कैपिटल रिसिप्ट जो है उधार के तौर पे, मतलब मनी बोरोड बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब सरकार द्वारा खर्च पूरा करने के लिए ऋण लिया गया हो, तो वो कितना है, 61,939। वहीं पे बिहार बोरो करता है मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसी से करता होगा। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन जो है वो मनी जो रिसीव किया गया हो बैक फ्रॉम लोन जो प्रीवियसली दिया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार द्वारा पहले दिए गए ऋण की वापसी प्राप्ति जो है वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आती है। याद रखना है आपको कि कैपिटल रिसिप्ट में कौन सा आता है, या तो आप बोरो कर रहे हैं, पैसा हम कहीं से कर्ज लेके आ रहे हैं, या जो पैसा जो हम लोगों ने किसी को कर्ज दिया था वो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो कैपिटल रिसिप्ट में हो जाता है। वहीं पे आप आगे देखोगे यहाँ पे रेवेन्यू सरप्लस आता है। तो रेवेन्यू सरप्लस कैसे आएगा, तो आपको पता होगा बेसिकली कि रेवेन्यू सरप्लस जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल पैसा जितना हम लोगों ने खर्चा किया है और टोटल पैसा जितना हमारे पास
है तो उससे क्या होगा, जो पैसा बचेगा तो वही हमारा रेवेन्यू सरप्लस होता है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना बच गया वो ये कह रहा है, तो 1143.19 करोड़, जो कि कितना है, तो 0.09% ऑफ GSDP। फिजिकल डेफिसिट देखोगे तो वो कितना है फिजिकल डेफिसिट, तो 39,111.80, जो कि 2.99 ऑफ GSDP। प्लीज़ ये याद रखोगे, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो याद रखोगे, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कुछ कुछ डेटा जो है वो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, तो मतलब मेरा यही कहना है कि आप याद कर लो ये सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्थ कितना है, तो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्थ अब देखोगे यहाँ पे आपको फिजिकल डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया ना। देखो राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है, जब सरकार का कुल व्यय मतलब टोटल एक्सपेंडिचर उसकी कुल प्राप्तियां से अधिक हो जाती है ना। मतलब यहाँ पे अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है जितना उसके पास टोटल इनकम हुआ है, तो वो जो है वो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। होना भी चाहिए, जाहिर है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2.99% है, ठीक है। तो आगे आप देखोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेब्ट जो है वो कितना है, तो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेब्ट जो है वो 388,554 करोड़ है, जो कि 29.68% ऑफ GSDP। इतना आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। जो अभी हम लोगों ने 15 मिनट में जो पढ़ा है ये आपको कंटेस्ट याद रहना चाहिए। मैंने बहुत स्लोली यहाँ पे कवर किया है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। देखो मेजर डिपार्टमेंट एलोकेशंस देखोगे, सबसे ज़्यादा खर्चा मतलब कहाँ पे दिया गया, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आवंटन किया गया है, तो हाईएस्ट जो है वो एजुकेशन में दिया गया 19.63%। कितना एजुकेशन पे 19.63%, जो 68,216 करोड़ है, 216.95 करोड़ है। रूरल डेवलपमेंट में देखो कितना है, तो 23,701.18 करोड़ है। हेल्थ में कितना है, 21,270.41 करोड़ है। एनर्जी में देखोगे 18,737.6 करोड़ है, 0.06 करोड़ है। अर्बन डेवलपमेंट में कितना है, तो अर्बन डेवलपमेंट 15,237.00 करोड़ है। रूरल वर्क्स में 11,312 करोड़ है। पंचायती राज में देखोगे 10,995.51 करोड़ है। सोशल वेलफेयर में 8,470.606 करोड़ है, या रोड कंस्ट्रक्शन इतना है। आपको ये जरूर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो एजुकेशन में किया जा रहा है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में किया जा रहा है, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद एनर्जी। कम से कम 4 आप जरूर याद रखोगे, ठीक है। अब देखो पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ को जाता है। सबसे पहले देखते हैं पैसा कहाँ से आता है। तो पैसा जो है अब देखोगे सेंट्रल टैक्स मतलब शेयर का, मतलब स्टेट का शेयर, मतलब मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है अपने 100% खर्चे में से 41% जो है वो स्टेट को दे देती है, सारे स्टेट को। तो उस 41% में से बिहार को टोटल कितना पैसा होता है, तो 45.49% जो है वो बिहार का जितना भी खर्चा है ना, या फिर बिहार की जितना भी कमाई है, उसमें से 45% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 41% वाला जो पैसा है वो है। तो यहाँ पे देखोगे सरकार का कितना है, तो यहाँ पे बिहार में 45.49% जो है वो स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। देखो यहाँ पे मैंने वो भी बता दिया है, यहाँ पे देखो ये वाला है ना। उसके बाद देखोगे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के हिसाब से मतलब जो भी टैक्स लगाती है, जैसे रोड टैक्स हो गया, लैंड टैक्स हो गया, ठीक है, वो सबसे कितना पैसा कमाती है, तो 18.92 यहाँ पे परसेंट। उसके बाद लोन्स में अब देखोगे तो यहाँ पे देखोगे लोन से पैसा कितना है, तो पैसा कहाँ से आता है, तो लोन से पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो 17.81%। स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू देखोगे वो कितना है, तो 2.70, मतलब स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स स्टेट जो टैक्स लगाता होगा, जैसे लैंड टैक्स हो गया वो मैं बता रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू जो है वो अलग है, और स्टेट का ओन टैक्स देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, मतलब देखो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू मतलब ऐसा भी तो कोई कोई टैक्स होगा ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लेकिन वो आता स्टेट के पास है ना। वैसा वैसा टैक्स कुछ होता होगा, होता ही है, जाहिर है, आपको पता भी होगा ये। तो वो 18.92% है, लेकिन स्टेट अपने से जो टैक्स लगाता है वो 2.70 है, और रिकवरी जो लोन से हुआ है, लोन के द्वारा जो पैसा दिया गया था वो जब वापस आता है तो वो कितना है, 0.15%। वहीं पे रुपए कहाँ से कहाँ को जाता है, तो रुपए कहाँ जाता है, सोशल सर्विसेज में 41.55%, जनरल सर्विसेज में 28.12%, इकोनॉमिक सर्विसेज में यहाँ पे 23.39%, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट में 6.52%, एडवांसमेंट ऑफ लोन्स में 0.41%, और ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे देखोगे 0.01% है। वहीं पे एग्रीकल्चर में देखोगे यहाँ पे तो अबाउट 89% प्रोडक्शंस मतलब पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहता है। लगभग कितना, आप 87 से 89 मान लोगे, ठीक है। एडिटोरियल करंट अफेयर्स में बहुत जगह 87 भी दिया हुआ है, इसलिए आप याद रखोगे लगभग 87-89% जो है वो कहाँ पे रहता है, रूरल एरिया में रहता है। और 76% जो है डिपेंड करता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में, मतलब बेसिकली मतलब खेती बाड़ी में, है ना, उसमें 76% पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे डिपेंड करती है। फूड ग्रेन जो आप देखोगे
उसका आउटपुट मतलब कितना उपजाऊ हुआ है वो ट्रिपल हुआ है 2005 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो, जो कि कितना है 326.62 LMT, ठीक है, मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन इन 2024-25 में कितना हुआ 326.62 LMT। नेशनल रैंकिंग देखोगे बिहार का, तो बिहार जो है वो पहला है मखाना प्रोडक्शंस में और लीची प्रोडक्शंस में, सेकंड है मेज़ में, मेज़ का क्वेश्चन पूछा भी गया है कहाँ पे, सुपौल में, है ना। उसके बाद थर्ड अब देखोगे फोर्थ है हनी प्रोडक्शंस में, फिफ्थ राइस प्रोडक्शंस में, सिक्स्थ है वीट प्रोडक्शंस में, उसके बाद फिश का भी अब याद रखोगे, फोर्थ है ना फिश प्रोडक्शंस में, है ना। तो लीडिंग स्टेट्स देखोगे मशरूम प्रोडक्शंस में विथ 44,000 मेट्रिक टन्स एनुअली, जो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे 85% ऑफ इंडिया का टोटल, मतलब इंडिया का टोटल मखाना। नेशनल मखाना बोर्ड जो है वो भी सेटअप किया गया है, कहाँ पे सेटअप किया गया वो एक बार बता दो आप, है ना। मेजर इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा, तो डायरेक्टरेट ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर, क्या डायरेक्टरेट ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर जो है वो सेटअप किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मान लो कुछ उपजाऊ हो रहा है, कितना प्रोडक्शंस हुआ है, कितना हम लोग को सप्लाई करना है, वो सारा क्या करना है, डिजिटल करना है, मतलब इंटरनेट में चढ़ा देना है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उसको देख सकता है, मान लो कोई टेंडर भी लग रहा है तो वहीं से वो अपना ऑनलाइन देख सकता है कि उसका टेंडर पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो उसको क्या किया गया है यहाँ पे, डिजिटल एग्रीकल्चर कर दिया गया है। साथ ही साथ इंटीग्रेट किया गया एग्रीकल्चर के डेटाबेस के साथ, वही जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। उसके बाद अंडर द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम, क्या क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम यहाँ पे देखोगे 190 विलेज जो है 38 डिस्ट्रिक्ट में वो डेवलप करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल विलेज, क्या क्लाइमेट, तो 38 डिस्ट्रिक्ट में आपको ये याद रखना है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज मॉडल डेवलप किया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है 3 लाख सॉइल सैंपल जो है वो टेस्ट किए गए हैं, कितना 3 लाख सॉइल सैंपल जो है वो टेस्ट किए गए हैं। साथ ही साथ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 32 न्यू सब डिवीजन सॉइल्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, कितना 32 न्यू सब डिविजनल, कहाँ पे, सब डिविजनल लेवल में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो सेटअप किए जाएंगे, आपको याद रखना है कितना, तो 32 कहाँ पे, सब डिविजनल लेवल में, ठीक है। उसके बाद देखो कि AI बेस्ड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर मिशन जो है वो भी प्लान किया गया, स्ट्रेंथन करेगा फार्म के मैकेनाइजेशंस को। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लाया गया जिसमें 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो डेवलप करेगा कोल्ड चेन को, वेयर हाउस को, प्रोसेस करेगा यूनिट्स और प्रमोट करेगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप, जैसे कि एरोमेटिक राइस हो गया, जैसे GI टैग मिला है ना मार्चा राइस को, वो आपको याद रखना है वेस्ट चंपारण में। उसके बाद मिलेट हो गया, एक्जॉटिक फ्रूट्स हो गए, वो सबको बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर एक्सलेरेशन मिशन है जो एम करता है बिहार को एज एन एग्रीकल्चर स्टार्टअप हब, और डेडिकेट करता है यहाँ पे GI प्रोडक्ट को और स्ट्रेंथ करता है रूरल हार्ट्स को बढ़ावा देता है। मॉडर्नाइज करना है यहाँ पे देखोगे 53 मंडीज़, कितना 53 मंडीज़। यहाँ पे देखोगे एक्सपेंशन क्या है, ई-नैम पोर्टल का। ई-नैम पोर्टल में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली आपको पता होगा, ई-नैम पोर्टल में आप बेसिकली वहाँ पे अब देखोगे टेंडर जो है वो ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन आप देख भी सकते हो कि आपके क्रॉप का MSP, मतलब क्रॉप में कितना MSP है, और बहुत ऐसा कुछ है जो बेसिकली ऑनलाइन हो जाता है। इसमें इंप्रूव करता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि जो है वो प्रोवाइड करता है 3,000 एडिशनल एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस, कितना 3,000 एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस, और 6,000 देखोगे PM किसान से पैसा आता है, टोटल कितना हो जाता है 9,000 हो जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तरकारी आउटलेट लगाया गया है जिसमें 200 ब्लॉक्स में आप देखोगे तरकारी आउटलेट लगाया गया है फार्मर, जो क्या करता है फॉर फार्मर्स और क्वालिटी वेजिटेबल्स फॉर कंज्यूमर्स के लिए। उसके बाद देखोगे एक्शन जो है वो स्टैब्लिश किया गया है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के लिए, जो कि क्लोज्ड मिल्स है। वो जो यहाँ पे देखोगे मिल कहाँ पे, सकरी जो कि मधुबनी में है और रैयम जो कि दरभंगा में है, ये हम लोगों ने पढ़ा है दोनों में, IS वैली में और एडिटोरियम दोनों में पढ़ा है। जो सकरी यहाँ पे देखोगे मधुबनी में है और रैयम दरभंगा में है, ये क्लोज्ड है, उसको क्या करना है फिर से खोलना है। उसके बाद देखोगे वैल्यू एडिशंस और बिजनेस इनिशिएटिव्स, अब देखोगे यहाँ पे क्या करना है, तो वेस्ट चंपारण में देखो चनपटिया मिक्स और बर्चा चूरा प्रोडक्शंस, भागलपुर में देखोगे बटन मशरूम प्रोसेसिंग करना है, नालंदा में देखोगे आंवला मुरब्बा प्रोडक्शंस करना है, कटिहार में देखोगे मखाना बेस्ड बिजनेस, और यहाँ पे देखोगे दक्षिणी भद्रपाल FPO कटिहार में देखोगे मखाना बेस्ड वैल्यू एडिशंस, जो कि ऐड किए जाएंगे प्रोडक्ट को, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे मिल्क में देखोगे तो 133.98 लाख मेट्रिक टन यहाँ पे प्रोडक्शन किया गया है। एग का देखोगे तो 378.39 करोड़ है पर ईयर का बता रहा है ये सब, है ना। यहाँ पे एग का प्रोडक्शन देखा गया है। मीट का देखोगे 4.21 लाख मेट्रिक टन है। फिश का 9.59 लाख मेट्रिक टन है। यहाँ पे फिश शीट प्रोडक्शन का देखोगे तो 2044 मिलियन एनुअली है। पर कैपिटा फिश अवेलेबिलिटी अब देखोगे पर कैपिटा है ना कितना है 12.21 kg पर ईयर।
मतलब एक व्यक्ति अगर मान सकते हो तो 12.21 kg पर ईयर वो इतना मछली जो है वो खा सकता है। नेशनल रैंकिंग में देखोगे तो फर्स्ट है एग प्रोडक्शंस में, फोर्थ है फिश प्रोडक्शंस में, सिक्स्थ है मिल्क प्रोडक्शंस में और नाइन्थ है मिल्क प्रोडक्शंस मीट प्रोडक्शंस में, ठीक है। नाइन्थ है मीट के उत्पादन में, छठा है मिल्क के प्रोडक्शंस में और चौथा है फिश और फर्स्ट है एग प्रोडक्शंस में, ठीक है। उसके बाद देखोगे मेजर इनिशिएटिव्स कुछ लिया गया होगा, तो यहाँ पे देखोगे अप्रूव करता है यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए गोट सीमेन स्टेशंस, किसके लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के लिए गोट सीमेन स्टेशन जो है वो सेटअप किया जाएगा। कहाँ सेटअप किया जाएगा अगर आप बता सकते हो तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, है ना, बहुत अच्छा होगा, सभी के लिए होगा अच्छा, पता भी चलेगा कि ठीक है कुछ लिंकअप है बच्चों का यहाँ पे, है ना। अप्रूवल देखोगे स्टैब्लिशमेंट ऑफ वन हेल्थ प्लेटफॉर्म, क्या वन हेल्थ प्लेटफॉर्म जो कि बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी फॉर मॉनिटरिंग द जूनोटिक डिजीजेस, जैसे कि टीबी हो गया, उसके बाद टीबी बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, उसके बाद ब्रुसेलिस हो गया, रेबीज़ हो गए, तो ये सब आप देखोगे उसके लिए वन हेल्थ प्लेटफॉर्म जो है वो सेटअप किया गया है। बिहार एनिमल ब्रीडिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 लाया गया है जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा रेगुलेटिंग सीमेंस एम्ब्रायो प्रोडक्शंस एट एआई सर्विसेज में। फिर अंडर समग्र गव्य गव्य विकास योजना, क्या समग्र गाव्य विकास योजना फार्मर और अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो रिसीव करेंगे लोन सब्सिडी स्पोर्ट्स फॉर डेयरी फार्मिंग, प्रमोट करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फॉर्म किया जाएगा इन एवरी विलेज। सुधा मिल्क बूथ जो है वो भी ओपन किए जाएंगे हर पंचायत में। मिल्क चिलिंग प्लांट जो है जो मधेपुरा में, कहाँ पे मिल्क चिलिंग प्लांट जो है वो कहाँ पे, मधेपुरा में, जो 50 किलो लीटर पर डे कैपेसिटी का यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। इंडस्ट्री में देखोगे तो अट्रैक्ट करने के लिए 50 लाख, क्या 50 लाख करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जनरेट किए जाएंगे और 20 लाख जॉब बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे डायरेक्टरेट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश करेंगे, प्रमोट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप के लिए इतना खर्चा किया जाएगा, ये सब देख लोगे, है ना। यहाँ पे देखोगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फिनटेक सिटी नियर कहाँ पे, फतुहा पटना में सेटअप किया जाएगा। और फार्मास्यूटिकल पार्क जो है वो कहाँ पे, अमनौर सारण में। फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ पे, अमनौर सारण में, और यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क जो है कहाँ पे, फतुहा पटना में। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं एडिटेड PDF ही डाल दूंगा ताकि आप अगर इनकेस पढ़ रहे होगे तो आपको आसानी होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में देखोगे 1.56 करोड़ वुमेन जो है वो रिसीव करेंगे 10,000 ईच फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। 10,000 तो पहले, उसके बाद धीरे धीरे वो 2 लाख तक जाएगा, है ना। ये इलेक्शन में ही ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा बेसिकली। तो यहाँ पे नाम क्या है वो आपको याद रखना है, महिला, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 2 लाख का दिया जाएगा फॉर वुमेन टू स्टार्ट बिजनेस। डिपार्टमेंट ऑफ हाट बाजार, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ हाट बाजार जो है जो विलेज के लिए टू सिटी फॉर सेलिंग वुमेन्स प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद अंडर लखपति दीदी स्कीम जो है वो 31.71 लाख जीविका दीदी को डिक्लेयर किया गया लखपति, और 1.29 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करेंगे लोन वर्थ ₹7,552 करोड़, कितना 7,052 करोड़ बाई बैंक्स ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद जीविका दीदी और अदर एजेंसीज देखोगे तो वो कितना है, तो 4.08 लाख यूथ है जो कि ट्रेन किए जाएंगे किसके लिए, तो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट किया जा रहा है जो प्रमोट करेगा एम्प्लॉयमेंट को। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश किए जाएंगे, स्ट्रेंथ करेगा मैन पावर को। 149 IT जो है मतलब ITs यहाँ पे अपग्रेड किए जाएंगे एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये आप याद रखोगे कितना 149, कितना है 149 IT जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए यहाँ पे ये मतलब डेवलप किए जाएंगे। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आर्टिस्ट और कल्चरल सपोर्ट्स में देखोगे तो मुख्यमंत्री, ये एक स्कीम है बिल्कुल याद रखोगे, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, जिसके तहत कितना, तो 3,000 पर मंथ जो है यहाँ पे देखोगे सीनियर नेग्लेक्टेड एंड इकोनॉमिकली वीकर आर्टिस्ट जो है वो उनको कितना पैसा मिलेगा, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत तो 3,000। उसके बाद मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना, क्या मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना के तहत देखोगे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट जो कि रहेंगे और यूथ जो फोक आर्ट रहेंगे, म्यूजिक एंड डांस विथ मंथली असिस्टेंस का 15,000 मिलेगा, कितना 15,000 मिलेगा गुरु को, 7,500 मिलेगा उनके एकम्पनीज को, और 3,000 मिलेगा उनके स्टूडेंट्स को या फिर डिसाइपल को, जो मैंने आपको एडिटोरियम बताया था, है ना, डिसाइपल को। उसके बाद अटल कला भवन कंस्ट्रक्शन स्कीम जो है वो 620 सीट का मॉडर्न ऑडिटोरियम जो कि डेवलप किया गया है एट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, क्या अटल कला भवन सारे डिस्ट्रिक्ट में जो 620 सीट्स का रहेगा। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल स्तूपा जो कि वैशाली में, कहाँ पे, तो बुद्धा सम्यक दर्शन
म्यूजियम कम मेमोरियल स्तूपा वैशाली में कंस्ट्रक्ट किया गया 550.48 करोड़ के लागत से। बिहार फिल्म प्रमोशंस पॉलिसी 2024 लाया गया है जो प्रमोट करेगा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, किसके लिए, जो शूटिंग का परमिशन जो है वो तुरंत मिल पाए। 30+ प्रोजेक्ट्स और अवार्ड जो है जो 13.53 करोड़ इन स्कॉलरशिप टू यूथ फॉर फिल्म एंड थिएटर है। ज्ञान भारतम मिशन जो है, जो MOU जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा साइन किया जाएगा। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा साइन किया जाएगा एट बिहार आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट एंड प्रेजेंट एंड प्रिजर्व करेगा, डिजिटाइज एंड प्रमोट करेगा इंडिया का रिच मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। हेल्थ डिपार्टमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लोगे यहाँ पे, तो 20,035.80 करोड़ जो कि 2025-26 में खर्चा किया जाएगा, जो कि उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 21,270.41 करोड़ 2026-27 के लिए। ये इंक्रीज़ हुआ है लगभग 1,234.61 करोड़, किसके लिए, प्रीवियस ईयर से, किसमें, हेल्थ बजट में। जो हेल्थ बजट वाला प्लीज़ याद रखोगे 21,000, यहाँ पे देखोगे हेल्थ बजट 21,270.41 करोड़। कैंसर केयर सेंटर जो है यहाँ पे 100 बेड हॉस्पिटल, मतलब कैंसर केयर सेंटर जिसमें 100 बेड रहेगा हॉस्पिटल्स में इन गंगवार दरभंगा, कहाँ पे, गंगवार दरभंगा में, ठीक है, प्लीज़ याद रखोगे कहाँ पे, तो गंगवार दरभंगा में, है ना, वो सेटअप किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे कि नेक माउथ कैंसर 100 बेड पैलेटिव केयर हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर में, तो कैंसर के लिए कहाँ कहाँ पे, तो गंगवार दरभंगा में और यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, जो एडवांस स्टेज कैंसर पेशेंट्स के लिए रहेगा। आयुष कॉलेज जो है वो आयुर्वेदा दरभंगा और बेगूसराय में, होम्योपैथिक मुजफ्फरपुर में, यूनानी पटना में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी देखोगे तो न्यू मॉडर्न कैंपस जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए मीठापुर पटना में। और आयुष्मान भारत कवरेज देखोगे तो 1.69 करोड़ फैमिली, 4.12 करोड़ बेनिफिशियरीज इशू किया जाएगा आयुष्मान कार्ड, ये इसका नाम क्या है, PMJNCM हेल्थ स्कीम के अंतर्गत, है ना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा देख लोगे, है ना, हम लोग खत्म ही कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे यहाँ पे 5 न्यू एक्सप्रेसवे जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,000 किलोमीटर जो रूरल रोड्स हैं उसमें अब देखोगे वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नो अर्बन रोड्स इन बिहार विल रिमेन सिंगल लेन, कोई भी सिंगल लेन नहीं रहेगा। यहाँ पे देखोगे नीचे JP गंगा पथ पटना एक्सपेंशन होगा, उसका JP गंगा पथ पटना एक्सपेंशन, जो कि अब देखोगे 35.65 किलोमीटर रोड जो है गंगा से लेके दीघा, फ्रॉम गंगा टू दीघा कोइलवर दरभंगा इज टू बी अपग्रेडेड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड रनवे एक्सपेंशन एंड अ प्रपोज्ड लॉजिस्टिक कार्गो। किसका, देखो 2 न्यूज़ मैंने बता दिया। यहाँ पे JP गंगा पथ पटना एक्सपेंशन जो होगा वो 35.65 किलोमीटर का होगा, जो कि दीघा से कोइलवर होगा, ठीक है। दूसरा आप देखोगे दरभंगा जो है वो अपग्रेड करेगा एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरभंगा क्या एयरपोर्ट आपको पता होगा अभी कहाँ कहाँ एज एन वर्किंग में है, तो पटना, गया, पूर्णिया और दरभंगा, यही है ना। तो जिसमें से आप देखोगे पूर्णिया वाला जो सबसे ज़्यादा इसका क्या है, रनवे बन गया है अभी और वो ऑपरेशनल भी हो गया है। दरभंगा वाला में क्या बोल रहा है, ये इंटरनेशनल करने वाला है इसको। सुल्तानगंज, भागलपुर और सोनपुर, सारण जो है वो प्लान करेगा ऐसा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये न्यूली है। और इसमें साथ और इसके साथ और 3 है ना, वो भी आप याद कर लोगे। उस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में देखोगे 28,441 बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे दिव्यांगन बेनिफिशियरीज़ को। ये पहले ही लाया गया था 22 से लेकर 26 में। दिव्यांगन साइकिल सर्विस इनिशिएटिव स्कीम जो है जिससे 50,000 जो है वो क्लियर करता है। यहाँ पे देखोगे दिव्यांगन, फिर से बताता हूँ, दिव्यांगन सिविल इंसेंटिव स्कीम्स के अंतर्गत 50,000 रुपये जो प्रीलिम्स क्लियर करता है BPSC और 1 लाख जो है UPSC जो क्लियर करता है उनको मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखोगे मुख्यमंत्री दिव्यांगन उद्यमी योजना 10 लाख रुपए प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, जो कि 50% लोन और 50% ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 5,000 असिस्टेंस दिया जाएगा मैरिज में। उसके साथ यहाँ पे देखोगे परवरिश योजना, ये आपको समझ में आया ना, यहाँ पे कन्या वाला कन्या विवाह योजना 5,000 असिस्टेंस दिया जाएगा एट मैरिज फाइनेंशियल ईयर 2025-26। उसके बाद उसको कितना कर दिया गया, 31,000 कर दिया गया बेनिफिशियरीज़ को और 1,538 रुपये कर दिया, उतना मतलब इतना एलोकेशंस किया गया है। परवरिश योजना देखोगे यहाँ पे बेनिफिट्स एक्सटेंड किए गए 15,500 चिल्ड्रंस को। बिहार शताब्दी एड्स वेलफेयर स्कीम जो है यहाँ पे देखोगे 1,500 पर मंथ दिया जाएगा। बिहार शताब्दी एड्स वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 17,704 करोड़ बेनिफिशियरीज प्रेजेंट थे। ओल्ड एज होम देखोगे तो सहरसा में 6 होम कैपेसिटी रहेगा, मतलब सहरसा में सेटअप किया गया है। अभी तक टोटल 6 होम्स हो गए हैं, जिसका ओल्ड एज होम का टोटल कैपेसिटी 450 है। 423
एल्डरली रेसिडेंट करेंटली यहाँ पे देखोगे तो एकोमोडेटेड है। सिविल सर्विस इंसेंटिव देखोगे वुमेन के लिए तो 1 लाख यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, 50,000 बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, है ना, ये याद रखोगे। सिविल सर्विस इंसेंटिव वुमेन्स के लिए, और यहाँ पे देखोगे ओवर हियर दिव्यांगजन के लिए है, वो अलग है ना। उसमें जन नायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम जो है वो एक हॉस्टल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ईच 38 डिस्ट्रिक्ट में। किनके अंतर्गत, मतलब स्कीम का नाम क्या है, जननायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम। सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल स्कीम SC ST के लिए 100 सीट हॉस्टल जो है वो प्लान किए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। एल्डरली वेलफेयर में देखोगे तो होम बेस्ड हेल्थ सर्विस जो है वो अंडर सबका सम्मान जीवन आसान एल्डरली विल गेट हेल्थ केयर फैसिलिटी एट होम। फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन देखोगे एट होम में तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्विस एट द रेसिडेंट्स। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में देखोगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 4 से लेके 15 मई 2025 में हुआ था, जो कि पटना में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। तो देखोगे यहाँ पे इन पटना, गया, राजगीर, भागलपुर एंड बेगूसराय, बिहार के पास 36 मेडल हैं, जो कि 7 गोल्ड है, जो कि डिसाइड करता है रैंक। अंडर 20 एशियन रग्बी चैंपियनशिप जो है वो 9 से लेकर 10 अगस्त को हुआ था। मेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2025 वाला 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक यहाँ पे सक्सेसफुली राजगीर में हुआ था। क्या, तो मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप, मेंस हॉकी एशियन हॉकी चैंपियनशिप और अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप। उसके बाद अप्रूवल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब जो है वो 154 नगर पंचायत में और 8053 ग्राम पंचायत में किए जाएंगे। टारगेट जैसे कि 1 प्लेग्राउंड इन एवरी ग्राम पंचायत। और यहाँ पे देखोगे अपकमिंग, यहाँ पे देखो सीधा यहाँ पे ये ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा है नहीं। 100 एकड़ लैंड जो है वो डुमरी पट्टा डिविजन्स को दिया जाएगा, किसके लिए, फॉर मेजर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे देखोगे 2026 में देखोगे FIH हॉकी प्रो लीग, उसको 28 में देखोगे नेशनल यूथ गेम्स, 30 में हॉकी वर्ल्ड कप एंड कॉमनवेल्थ गेम और 234 में नेशनल गेम्स यहाँ पे बिहार में किए जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखोगे टेक्निकल एजुकेशन में 73.04 करोड़ जो है वो अप्रूव किए गए हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स के लिए, जो कि बागा वेस्ट चंपारण में है। कंस्ट्रक्शन जो है 26-27 में फाइनेंशियल ईयर में बिगिन हो जाएगी। 39 करोड़ अप्रूव किया गया डिजिटल प्लानिटेरियम्स और स्पेस और एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन के लिए, जो कि अब देखोगे ईस्ट चंपारण, जमुई, पूर्णिया, जो कि सेंट्रल असिस्टेंस को मिल जाएगा। जियो स्पेटियल पॉलिसी 2025 देखोगे तो अप्रूव किया गया है फॉर बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस BIRSSC के द्वारा। क्या, जियो स्पेटियल पॉलिसी 2025 जो अप्रूव किया गया है BIRSSC के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे देखो 47.76 करोड़ इंक्यूबेशन सेंटर जो है, यहाँ पे देखोगे इतना रुपया आवंटन किया गया है इंक्यूबेशन सेंटर के लिए, जो कि सेटअप किया जाएगा NIT पटना में, जो सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स को टेक्निकल, लीगल और बिजनेस स्पोर्ट्स के लिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट देखोगे स्वदेश दर्शन 2.0 है। यहाँ पे देखोगे डेवलपमेंट ऑफ सोनपुर मेला जो कि सारण में है, उसमें कितना खर्चा 2428.59 करोड़। प्रसाद स्कीम जो है उसमें प्रपोजल का पैसा दिया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंबिका भवानी टेम्पल जो कि सारण में है प्रसाद स्कीम के अंतर्गत। बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर जो कि गया में है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और यहाँ पे देखोगे डेवलपमेंट ऑफ मत्स्य गंधा लेक सहरसा इन प्रोग्रेस है। इन्वायरमेंट में देखोगे तो यहाँ पे बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइन करती है MOU UNEP के साथ, जो प्रिपेयर करेगा स्ट्रैटेजी किसके लिए, नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक, 2027 तक, है ना। ड्राफ्ट रोड मैप जो है वो प्रिपेयर किया गया है, साथ ही साथ क्लाइमेट रेजिलियंट और लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे पाथवे है, ठीक है। बाकी देख लोगे मेजर इको टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है वो करमचट इको टूरिज्म पार्क रोहतास कैमूर में, बरेला लेक वैशाली में, खुरी बायोडाइवर्सिटी पार्क और संजीवनी वाटिका नवादा में, कढ़ी नेचर पार्क जमुई में, गोगाबिल लेक और सेंचुरी कटिहार में, कांवर लेक यहाँ पे बेगूसराय में है ना, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। 6 वेटलैंड जो कि डिक्लेयर किए गए हैं रामसर, कांवर ताल बेगूसराय में, नागी नकटी सेंचुरी जमुई में, उदयपुर बेतिया में, गोगाबिल कटिहार में और गोकुल रिजर्वर बक्सर में। बिहार हेरिटेज ट्री आप देख लोगे यहाँ पे इतना है। उसका फिर 101 बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे रिच साइट्स हैं और साथ ही साथ इको टूरिज्म के लिए यहाँ पे कुछ किया गया है, जो कि क्या है तो डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म जो कि डेवलप मतलब प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पे देखोगे सिलौंजा पार्क गया में, बराबर के जहानाबाद में और करकटगढ़ इको पार्क कैमूर में, श्रृंगी ऋषि आश्रम मुंगेर में और तेलहर कुंड वाटरफॉल और जगदावा डैम
इलेक्शन कमीशन द्वारा देखोगे यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स का कंडक्ट किया गया है बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में। फाइनल पब्लिकेशन जो है उसका 30 सितंबर 2025 को किया गया है। इलेक्शन देखोगे सारे 243 सीट्स में किए गए थे, जो कि अक्टूबर से लेकर नवंबर 2025 में हुआ था फेज़ 1 फेज़ 2 में। जो अब देखोगे हाईएस्ट सिंस जो है 1951 में टोटल वोटर्स जो टर्नआउट देखोगे 67.2% है। ठीक है, कितना है 67.21% है। वुमेन टर्नआउट देखोगे 71.7% है, जो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फीमेल पार्टिसिपेशंस का, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है वोटिंग? कटिहार में हुआ ना, कटिहार पूर्णिया बस वाले इलाके में हुआ है। ये था हमारा बजट का डिस्कशन, जिसको हम लोगों ने बहुत थॉरली और थोड़ा तेज़ी से किया है ताकि आप सारा देख पाओ, है ना। पूरा सेक्शन जो है जितना भी हो पाए वो आप देख पाओ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडिटोरिया का जो सेट है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों मैंने डिस्कस कर दिया है एज सेड अबव, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।